अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? सर, आपको भी मेरा सलाम और आपके सारे देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम सर। कुछ खबरें थी, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये आपने एक ट्वीट की हुई है आईएसआई चीफ अंजुम नदीम अंजुम साहब के बारे में। आपने एक ट्वीट की हुई है कि रूमर सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, ऑब्वियसली। और आपने ऑब्वियसली इसके ऊपर ट्वीट किया, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्या सीन चल रहा है उधर। हाँ, मैंने ट्वीट ये किया है कि जी मुझे कोई कंफर्म करे, प्लीज कंफर्म करे, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, पिंडी, जीएचक्यू, कहीं से भी, पीटीआई से, जो लोग वहां बैठे हैं, कि जनरल और ब्यूरोक्रेट्स और उनके ग्रुप्स में ये बात चल रही है और मुझे किसी ने खुद बताई कि जी ये इनके ऑर्डर्स हो गए, नए आईएसआई चीफ के ऑर्डर्स हो गए। हम्म। अब ये उनके ग्रुप में चल रही है बात। और उनका जो नाम है, वो जो आपके पिंडी के कोर कमांडर जो है, वो 111 ब्रिगेड, जो अक्सर जाके इस्लामाबाद में कूडेटा और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को निकालते हैं, उनके जो कोर कमांडर्स हैं, जनरल शाहिद, इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद उनका नाम है, उनको बना दिया गया है डीजी आईएसआई, नदीम अंजुम की जगह। ओके। और उसके बाद जाहिर है, जब वो वहां से हटेंगे तो उनकी जगह कोई और आएगा, और फिर जो जहां से हटेंगे तो कोई और आएगा, तो एक चेन चलेगी। और वो, और ये आसिम मुनीर साहब अपने अपने पसंद के लोगों को, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बताई गई, और ये सारे जो जनरल्स आ रहे हैं, खास ये जो आईएसआई के जो चीफ भी लग रहे हैं, ये उसी ग्रुप के हैं जिसमें उसी कोर्स के हैं जिसमें आसिम मुनीर के हैं। ये वो पीएमए, जनरल पीएमए के नहीं है। ओके। वो जो उनका एक 2 नंबर कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, कोर्स था जिसमें ओएसए, या पता नहीं क्या उसका एग्जैक्ट नाम है, जो स्पेशल कोई कोई कोर्स था जिसमें वो इन लोगों को ला के तो निकाला गया। तो वो उसी कोर्स के हैं ये भी। ओके। और तो जब ये खबरें मैंने सुनी तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये बताएं मुझे आप, ये आप बातचीत करें, हो गया, हो जाएगा, जाहिर है होना है। उन्होंने उनकी जो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं नदीम मंजूम साहब, और चले जाना है उन्होंने, अगर जब भी उनकी जाना होगा, तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? ओके। लाइक कि अगर ये नए चीफ आ गए, ये शाहिद, जनरल शाहिद साहब, और वो चले गए, उन्होंने कहा जी ये जब नए चीफ साहब आएंगे तो आप समझ लें कि जी इस वक्त अगर आपको एक डंडा पड़ रहा है तो उस वक्त आपको 2 डंडे पड़ना शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो तो ये नहीं मैंने कि कहा ये, अभी जितना जुल्म सितम हो रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, उससे वो इससे खुश नहीं है। वो कह रहे हैं इसके और ज्यादा करो, वो इनफ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बात कह रहे हैं आप? जी जी जी, वो कह रहे हैं कि ये वो आके इससे डबल करेंगे। और वो इसलिए कि वो कहते हैं कि जी नजीम अंजुम साहब अपने, इन्होंने ग्रुप बना लिया था और अपने लोगों को, और फैसल पाउडर साहब के जो उनके खास दोस्त थे, वो आके उनकी बातें मीडिया में फैलाते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। कुछ और दूसरे जो मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं, वो उनकी तर्जुमान बने हुए हैं, वो आके एक तरफ की फैलाते थे, वो दूसरे ये बड़ा एक कंफ्यूजन चल रहा था। तो अब ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और अब एक ही तरफ से चलेगा, एक ही सर, तरफ ये से डंडा थोड़ा सा चलेगा। एक्सप्लेन कर देंगे कि ये दो साइड्स क्यों बनी हुई हैं इनके अंदर ही? सर, बात यह है कि नदीम अंजुम साहब तो चाह रहे थे ना कि जी मुझे बनाया जाए नेक्स्ट आर्मी चीफ, मगर वो आसिम मुनीर साहब के साथ चल नहीं सके। मेरा ख्याल है वो, उन्होंने अपना कोई नई लाइन लगा ली, ये जो उनसे कहते थे कि करो। और सुना मैंने ये कि नदीम अंजुम साहब के जो डिप्टी थे, वो जो फैसल नसीर साहब थे, जो जो डर्टी हैरी है, जिनको जो जो नाम दिए गए लोगों ने, आसिम मुनीर साहब डायरेक्टली उनसे बात करते थे कि जी नजीर मंजू को निकाल के तुम ये करो, जाओ के पकड़ लो, लोगों को मारो, पकड़ो, दो दड़ो, करो, ये करो। आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, एक
पागलपन की कैफियत में रहते हैं। वो जब कहते हैं ना ये कर दो, तो कहते हैं इनको नामो निशान मिटा दो, सफाई हस्ती से मिटा दो इनको। वो उनका ये एक किसी ने बताया कि जी उन्होंने कहा कि अगर कोई फौज के खिलाफ बात करे तो उसको गोली मार दो। यार, अगर पूरे पाकिस्तान में अगर फौज के खिलाफ बात करने वालों को गोली मारी तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो वहां जमीन पे लेटा होगा, क्या होगा फिर? हम्म। ये इस तरह के लोग हैं। तो ये इनकी इंटरनल एक चल रही थी गड़बड़। अब इनको अगर हटा दिया गया, और मैं तो कहता हूँ उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई। उनकी बेटी की शादी अनाउंस हुई है अभी 1-2 दिन में, और उससे पहले अगर ये अनाउंसमेंट आ गई कि जी वो हट रहे हैं, तो वो तो लोग वहां पे पता नहीं कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे। जो आदमी प्राडो का गिफ्ट देने वाला था वो पता नहीं करोला पे आ जाएगा या क्या होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। ये वहां पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इस वक्त रिश्वत का जो खेल होता है ना, वो ये होता है कि जी आपने अपनी सालगिरह रख ली, आपने एनिवर्सरी रख ली, आपने शादी की एनिवर्सरी रख ली, और लोग आगे पे शरीक होते हैं और वो गिफ्ट देते हैं। और उनमें के 50-50 लाख के गिफ्ट देते हैं, कोई 1 करोड़ का गिफ्ट दे रहा है, कोई लैंड दे रहा है, कोई प्लॉट दे रहा है, कोई ये इस तरह के आजकल मीडिया में तो खासकर ये चलता है। और जनरल में तो जाहिर से बहुत ज्यादा पढ़ के चलता है कि हम्म। जिसने जितना बड़ा आपने गिफ्ट दिया उसके बाद उससे बड़ी आप उतनी फेवर आप लेने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये अब जो अंदर की कहानी, ये जो जर्नैलों की चल रही है, ये तो अजीब है। पॉलिटिकल कहानी जो चल रही है वो अलग है। हम्म। उसमें अब ये नहीं पता हमें कि ये जो तरमीम हो रही है इसमें कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इस आईएसआई किसके पीछे है, आसिम मुनीर किसके पीछे है, क्या वो कर रहे हैं, क्यों फेल हो गई। मतलब एक तो बड़ा इनके साथ सेटबैक तो ये हुआ है ना कि पूरा प्लान उनका छड़ांग से नीचे गिर गया है, और टोटल डिजास्टर हो गया, हर एक को डुबो दिया उसने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आईएसआई लेगी, मिलिट्री इंटेलिजेंस लेगी, आसिम मुनीर खुद लेंगे, उनके जो सियासी टाउट और एजेंट और तर्जुमान और जो ये लोग लेंगे, फैसल बाबला साहब लेंगे। उन्होंने तो कहा ये नाअहल है। और भाई नाअहल है तो आपको पता नहीं था पहले? नाअहलों को आपने ये सारी जिम्मेदारी दी क्यों? सर हुआ तो ये है ना कि इन्होंने पहले समझा कि जो पीटीआई वाली सीटें हैं ना वो भी हमें मिल जाएंगी, तो हमारे पास जी टू हाँ। थर्ड मेजोरिटी आ जाएगी। तो वो जो मौलाना फजलुर रहमान जो कि सबसे आगे आगे थे पीडीएम में इमरान खान को गिराने में, उनको उन्होंने जैसे ही पावर में आए उन्होंने कहा इसको तो खुड्डे लाइन करो, साइड के ऊपर करो, क्योंकि पहले उनसे कुछ और वादे हुए हुए थे कि जी आपको प्रेसिडेंट बना देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मौलाना फजलुर रहमान को असल गुस्सा तो इस बात का है कि अब मेरे पास जरा आए हैं ना, ये अब मेरे पास चाहे 5-10 सीटें ही हैं लेकिन मेरे पास मेरे बगैर अब इनका कुछ हो ही नहीं सकता है आगे। बहरहाल सर एक बात मैं इसके अंदर आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से डर्टी हैरी फैसल सॉरी डर्टी हैरी नहीं, फैसल नसीर साहब के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी बीमारी बहुत की। सख्त बीमार हैं। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि नदीम अंजुम साहब की जो साइड है वो उनके हवाले से रूमर्स फैला रहे थे, क्योंकि वो इस हवाले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। क्योंकि मुनीफ फारूक साहब, उसके बाद हसन अयूब साहब, वो हसन अयूब साहब ने तो मेरे ख्याल में पिछले 2 दिनों में 5 ट्वीटें कर दी हैं इस हवाले से कि फैसल नसीर बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट है, कहीं नहीं जा रहा है। वो बार बार इस बात को दोहराए जा रहे हैं। तो यानी कि टू बी ऑनेस्ट हमें ऑब्वियसली इतने इंटरनल मामला का तो पता ही नहीं है कि क्योंकि इसके हवाले से तो खबरें आती नहीं है। तो मैं बार बार मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि मैं पूछूं, मैंने आदिल राजा को भी मैसेज भेजा इस हवाले से। तो तो ये वजह थी ये कि इधर से रूमर्स फैलाए गए थे और इस रूमर्स का क्या उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जी अगर नदीम अंजुम अपने ट्रैक पे चल रहे थे और आसिम मुनीर अपना ट्रैक इन ये फैसल नसीर के थ्रू चला रहे थे, तो फिर तो सारे डबल ट्रैक चल रहा था ना। तो अब वो वाली पार्टी जो है वो फैला रही थी कि जी फैसल नसीर बिल्कुल बीमार है, हो गए हो गए, ये तो हो गया। उनकी पार्टी कह रही थी कि जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और ये गए इनकी ऑर्डर इश्यू हो गए। तो ये तो मतलब है कि मुझे तो लगता है कि अगर ये ऑर्डर इनके इशू हो गए और ये फैसल नदीम अंजुम साहब गए,
तो ये जाके अगली मीटिंग जनरल फैज हमीद से करेंगे कि जी आज ही उन सुनाओ सर, दोनों मिलके और आओ आओ क्या मिलके करे आओ जारिया तुम पुकारे वो कौन सा शहर है। हम्म। तो वो दोनों मिलके आईएसआई के एक्स चीफ जो है ना, दोनों मिलके अपने गिले और शिकवे और जो उनके साथ जो कुछ हुआ वो अपने शेयर करेंगे। लेकिन ये खैर लाइटर नोट पे बात है, मगर बात ये है कि अंदर इनकी जो गड़बड़ हो रही थी वो हो रही थी, और लगता ये है कि जी फैसल आसिम मुनीर साहब क्योंकि कंट्रोल में है तो इसलिए वो अभी जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जो इनके लोगों ने जो पॉलिटिकल प्लान बनाया था, जो जुडिशियल प्लान बनाया था, जो पार्लियामेंट को यूज करने का प्लान बनाया था, जो हुकूमत को यूज करने का प्लान बनाया था, जो पीटीआई को दबाने, वो तो सारा का सारा फेल हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? इस पे डालेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये नदीम अंजुम साहब कहेंगे कि जी ये सब मैंने किया था और मैं फेल हो गया और मैं जा रहा हूँ। वो हम्म। कहेंगे जी ये सब इन्होंने किया था, ये खुद भुगते हैं अब। हम्म। तो देखें। तो क्या आपको अब क्या लगता है, फजलुर रहमान साहब के ऊपर पीटीआई वाले ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, वो उनको मिलने गए, फिर वो उनकी तरफ गए, और अब बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो भी आज पुश कर रहे कि नहीं अभी आएगी तरमीम, लेके आनी है अभी उन्होंने, वो तो इसके ऊपर जुट सर गए। बिलावल जरदारी साहब ने तो अपने आप को 0+0+0 बिल्कुल ही जीरो कर लिया जब उन्होंने वो जो उनकी जो बातचीत की है आपके जेयूआई के सेनेटर जो साहब हैं, हम्म। कामरान साहब ने, कि क्या? जी मुझसे उन्होंने कहा कि जी आप देखें, आप करें ना, ये हमें तो बड़ा प्रेशर है, हम तो बड़े मजबूर हैं, लाचार हैं, हम तो सदर बने हुए हैं, लेकिन सदर हमें अगर सदारत हमारी चली जाए तो हमें क्या फायदा है ये आपके करने का। इस तरह की उन्होंने बातें की, तो वो तो ही डिस्ट्रॉयड हिज पॉलिटिकल कैरियर एक तरह से, कि जब वो इस तरह की बात करें कि जी हम मजबूर हैं और आप मौलाना के पीछे वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और उनके सेनेटर को ये कहेंगे, तो ये तो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ये सारी आजकल तो जो आदमी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे आप बात कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं वो निकल आएगी। हम्म। तो जब कामरान मुर्तजा साहब ने ये पब्लिकली कह दिया कि जी मुझसे तो उन्होंने ये कहा, उनकी उनका कोई जवाब नहीं आया, उनका कोई अभी तक एक लफ्ज सामने नहीं आया कि आज ये मैं गलत कहा है इन्होंने। और आपको थोड़ा सा कट करूंगा इस हवाले से। आज वो पैनिक हुए फिर रहे थे बिलावल जरदारी साहब, वो काशिफ अब्बासी के शो के अंदर भी थे, और वो कह रहे थे वो जो कामरान मुर्तजा साहब है मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। बिलावल कह रहा था, अच्छा, काशिफ अब्बासी को कह रहा था। आप अंदाजा करिए, ये सूरत हाल है। सॉरी, गो नहीं ऑन तो सर। आपने तो अपना टेलीफोन उठाया हुआ है ना, तो आप कहते हैं कामरान मुझसे सब झूठ बोल रहे हैं, आप हम्म। ये क्यों नहीं कहते? हम्म। अगर ये गलत वो गलत बोला है तो आप अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे हम्म। दे, हम्म। क्यों नहीं दे सकते? राइट। तो ये तो खैर नहीं, लेकिन इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, जो नजम सेठी साहब ने जो नया प्लान इनका बनाया है कि जी ये एक तो इनका फेल हो गया, ये सारा का सारा सर मैं जो इसको प्ले कर दूं पहले थोड़ा सा ये चंक, चले आप करो। फिर ताकि आपकी भी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, और इसको फिर ओके इसको आगे लेके चलते हैं। ओके। देखिए अब तो मौलाना के पास भी मसवदा आ गया है, जी। ठीक है ना, अवाम में भी आ गया है, तबसरे शुरू हो गए हैं, तो ज़ाहिर है आप कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी ना कहीं तो। ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब इसके ऊपर तो अग्रीमेंट हो ही नहीं सकती। ये जो 2-3 निकल गए हैं ना, हाँ। कोई मोटे मोटे इश्यूज हैं, अच्छा। जहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा कमा। प्रॉबली ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, अच्छा। प्रॉबली, और मेरा ख्याल है उसके अंदर इनको काजी साहब जो हैं वो शायद वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि हील गो होम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी किसी और को लाना पड़ेगा। अच्छा। सिलेक्शन यही करेंगे, मगर किसी और को लाना पड़ेगा जो कि इतने कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि ये तो अब ओपनली लोगों ने कह दिया ना। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मंसूर शाह को लाना पड़ेगा। वो तो उसकी वजह ये है कि वो अब पब्लिक डिमांड हो गई ना एक किस्म की। तो अब बात यह है कि जो जिन लोगों को ये लाएंगे, कैसे
एक तरफ तो मंसूर अली शाह जो है, मंसूर साहब वो एक्सेप्ट हो गए, मगर फिर मैं कैसे वहाँ उनके पावर्स जो हैं वो कैसे क्लिप करेंगे? हाँ, वो इमरान खान साहब अगस्त में कह चुके थे कि वो आएंगे जब तो केस खुल जाएगा इलेक्शन का। तो ख्वाजा क्लिप आसिफ करेंगे ने ना कहा फिर, था। दिस मीन्स दे विल डू सम क्लिपिंग, अच्छा, पिकिंग एंड चूजिंग होगी। आई डोंट थिंक मंसूर शाह के पास वो पावर्स होंगे जो कि काजी फायजीसा के पास मतलब है जो पहले काजी साहब से पहले, काजी साहब ने तो 3 मेंबर बना दिए, मेंबर बना अपने दिए पावर्स ही कमेटी के, खत्म कर practice दिए, and और हम procedure। पिछता रहे हैं कि मैं कीता की, जी, जी। सारे पिछता रहे हैं। अब उस पे भी बाकायदा अमेंडमेंट। तो अब वो ये है कि उधर भी अमेंडमेंट आएगी। अगर इनको करना पड़ा जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में काजी साहब नहीं किसी और को लाएंगे और इधर मंसूर शाह को लाएंगे, मगर सिस्टम ऐसा बना देंगे कि थोड़ा बहुत क्लिप हो जाएंगे पावर्स, ओके, ताकि एक्सेप्ट हो जाएगा, मंसूर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना, मंसूर साहब आ गए, ठीक। वेरी गुड। मगर जिस तरीके से पहले फैसले होते रहे, विल मेक श्योर कि इस किस्म के वन साइडेड फैसले ना हो। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये कि इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आर्मी के पावर्स क्या होंगे, आर्मी एक्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, क्या ये कोर्ट मार्शल सिविलियंस का हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या वो चैलेंज हो सकेगा, वहाँ भी कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी इनको। दे विल डू अ कॉम्प्रोमाइज़ इन माय व्यू। सिविलियंस प्रॉबली, सिविलियंस जो हैं उनको ट्राई की इजाज़त होगी कि सिविलियंस को आप ट्राई कर सकते हैं कोर्ट मार्शल में। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने सिविलियंस ने मिल के फौजियों के साथ कोई साजिश की है तो फिर सिविलियंस भी धरे जाएंगे, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है कि अगर सिविलियंस आर इन्वॉल्व इन एनी मिलिट्री कंस्पिरेसी, तो मिलिट्री जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सिविलियंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मगर उसका चैलेंज जो है सिविलियंस का चैलेंज वो अलाउड होगा सिविलियन कोर्ट में, सिविलियन सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज होगा वो क्या नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा? हाँ। हो सकता है ये कहें कि इजाज़त दे देते हम, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स और इस किस्म के इश्यूज़ हैं, तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ये डिस्कस होंगे। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उधर ना कर दें, जहाँ दे विल हैव अ बिगर होल्ड ओवर। तो इजाज़त होगी चैलेंज करने की, मगर इट विल बी देन सर्कमस्क्राइब्ड बाय द नेचर ऑफ द न्यू कोर्ट। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की और भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, जिसकी वजह से एक पैकेज बन जाएगा। अच्छा, और मैं समझता हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि उसमें मौलाना साहब जो हैं ही विल कम ऑन बोर्ड। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इवेंचुअली मौलाना साहब विल कम ऑन बोर्ड। अच्छा, पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आएगा वो मौलाना के अप्रूवल के साथ आएगा। अच्छा, तो 10 दिन की ब्रेक पे उस पे गौर करने के लिए 10 दिन नहीं, शायद ज़्यादा लग जाए। अच्छा, देखिए ना, अभी शहबाज साहब ने जाना ना न्यूयॉर्क जी, तो वो वापस आए, ये है वो है, तो अभी इस पर होमवर्क होगा, अभी फिर कॉन्टैक्ट। अब मौलाना साहब उठ के चले गए मुल्तान। जी। सर वैसे मैं इसके अंदर ऐड करता चलूं, सेठी साहब ने उनको प्लान तो बड़े बना के दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके जितने भी प्लान हैं वो अभी तक सारे फेल ही हुए हैं। अब ये नया प्लान उनके सामने रख रहे हैं ये सर ये कह रहे हैं कि ये हर आदमी, जो मैं अभी तक समझा हूं इनकी बातों से, हर आदमी कंप्रोमाइज करेगा। जज भी कंप्रोमाइज करेंगे, तो पॉलिटिशियन भी कंप्रोमाइज करेंगे, तो फौज भी कंप्रोमाइज करेगी, तो सब कंप्रोमाइज। चले ठीक है, सब कंप्रोमाइज कर ले। होता ही ये है कि जी आप एक कंप्रोमाइज करके एक कंसेंसस का जब एक फॉर्मूला लाते हैं, तो वो होता ही है कि जी हर एक की उसमें जो डिमांड होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, और जो उनके ऑब्जेक्शन होते हैं वो उसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी हर एक ने कंप्रोमाइज करके और हर एक ने कुछ कंसीड करके और हर एक ने कुछ ना कुछ लेके और कुछ ना कुछ दे के बात करनी है, तो पीटीआई वाले को क्या तकलीफ है? वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे जी, वो भी अपनी बात करेंगे, वो भी कहेंगे कि जी हमें भी ये चाहिए, आप ले लें, ये दे दें, हम भी इसमें तैयार हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए, मगर ये कि आप अगर पूरा मेजर सेगमेंट पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, आवाम को निकाल के आप करेंगे, तो वो तो फिर दोबारा फिर एक फंडा रहेगा कि जी वो तो लोग तैयार नहीं है, जो इलेक्टेड लोग हैं उनको भी आप शामिल कर लें।
तो आप ऐसा एक एग्रीमेंट ले आए कि जिसमें फौज की पावर्स अपनी जगह हो, और वो एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि हर इदारा अपने अपने दायरे में काम करे। अब उस पे अगर आप तैयार नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये गिव एंड टेक हो रही है ना कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जुडिशरी कितना आगे बढ़ेगी, फौज कितना आगे बढ़ेगी, पॉलिटिशियन पार्लियामेंट क्या करेगी, इसमें डिस्कशन है। वरना ये ऑलरेडी फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद है, उसी में आप एग्री कर ले। फौज को कहें आप जाए अपने बैरक में जाके काम करे, पॉलिटिशियन को काम करने दे। अगर उससे पहले आप इलेक्शन एक सीधा ठीक ठाक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, जिसमें लोगों का पता लग जाए कि वो कौन है। ये जाली इलेक्शन नहीं करा के, जाली इलेक्शन आपने इनको जाली सीटों में बैठा दिया, आप ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं, यानी खुद 2 नंबर है और 4 नंबर काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? महाराज ये इससे होगा नहीं, ये सेठी साहब की ख्वाहिशें हैं। हो सकता है इनमें कुछ इनको चीफ एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर का रोल वोल मिल जाए, मगर ये कि बहरहाल अभी अभी नहीं हो रहा कुछ। सर वो जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट किसी ने देखा ही नहीं था, मौलाना साहब ने भी नहीं देखा था। फिर उसकी उन्होंने 2-3 डिफरेंट किस्म की कंफ्यूजन फैलाने के लिए कॉपियां रिलीज कर दी। तो ये कह रहे यानी कि इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। वो अब पूरे पूरे मुल्क के जो हैं वुकला तंजीमें खड़ी हो गई हैं कि भाई सबको इस बात का तो पता है ना कि जी फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, इनकी औकात इतनी कि अपनी 15 सीटें 16 सीटें जो जीते हैं वो भी बड़ी मुश्किलों से जीते हैं। बिल्कुल ये इनकी औकात है, और ये एक तो काबिज होके बैठे हुए हैं, ऊपर से पाकिस्तान का आइन चेंज करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, यही यही मैं कहने वाला अनबिलीवेबल। था कि खुद ही 2 नंबर है, खुद अपनी टांगे नहीं है खड़े होने के लिए, और पूरे मुल्क और वो सब चेंज करने जा रहे हैं। और समझते हैं कि जी बाकी सारे लोग जो बैठे हैं इनके खिलाफ, वो ये मान लेंगे। और ये फौजी अगर करा रहे हैं उनसे, तो फौजियों की अकल पे आप दुआ पढ़ लें, या उनके लिए दुआ करें कि जी उनको कोई अकल आ जाए, वरना ये तो नहीं होता। अगर ये जो आइन को ये करने जा रहे थे ना चेंज, ये अगर हो एक ही चांस था इनके पास करने का, उस दिन अगर किसी तरीके से हो जाता। अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब आपको पता है कि पीटीआई का जलसा होने जा रहा है 21 को लाहौर में, और इमरान खान साहब ने कहा है कि अपनी कश्तियां जला के जो है ना अब आपने निकलना है। अभी सैकड़ों सैकड़ों कल रात सैकड़ों पंजाब में मरीम नवाज के अंडर जो है गिरफ्तारियां हुई हैं पंजाब में, ये पीटीआई के लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन ये चाहे जो मर्जी कुछ कर लें, मुझे नहीं लगता है कि ये इस जलसे को रोक सकेंगे। सर जलसा तो एक एक इवेंट है ना, वो तो होना है। और मैंने अभी आज दोपहर में बात हुई थी मेरी, कुछ पीटीआई वालों से भी बात हुई थी, और बाकी लोगों से भी। उन्होंने कहा अब हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज हो रही है, ये जलसा हो जाएगा जितना बड़ा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, जलसे की जगह आपने एक मुकर्रर कर दी कि जी ये जगह है, यह इस ग्राउंड में होगा, और उस ग्राउंड को आपने चारों तरफ से बंद कर दिया, तो जाहिर है लोग उसमें नहीं आ रहे। लेकिन जो उस ग्राउंड के बाहर लोग आके खड़े हो गए, या घरों से अपने निकल के आगे रास्ते में, वो तो जलसे में आ रहे थे। और उनकी तादाद अगर आप गिनेंगे तो वो हजारों लाखों में तो वो है। आप जलसे के अंदर नहीं पहुंचने दे रहे, या आपने डंडा इस्तेमाल करके, कंटेनर इस्तेमाल करके, जो भी करके आपने रोक दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जलसा फेल हो गया। जलसे के लिए जितने लोग निकलेंगे वो इम्पोर्टेंट है। और अब ये पीटीआई वाले ये स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करने जा रहे हैं कि जी अब हम एक जलसा एक जगह बड़ा जलसा नहीं करेंगे, अब हम हर शहर में, हर गांव में, हर जगह छोटे छोटे जलसे करेंगे, और हर जहां पे हमें रोकेंगे वहां हम धरना देंगे, और हर जगह की पुलिस को हम इन्वॉल्व करेंगे, और हर जगह की सड़कें बंद करेंगे, पूरा मुल्क हम बंद कर देंगे। और ये चलता रहेगा, ये रोज का नहीं होगा कि ऐलान होगा कि जी फलाने दिन हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हर रोज का ये काम होगा। तो ये तो जब लोग साथ हों तो आप किसी तरह रोक ही नहीं सकते भाई इस तरह के मामला को, ये कहाँ जा रहे। और जलसा वलसा हो जाएगा, ये लोग सारे अपने अपने ड्रामे लेके, ये असली बात ये है कि जी क्या, अब तो सेठी साहब भी कह रहे हैं कि जी काजी फाइज जिस हिसाब बच नहीं सकते, वो तो जाएंगे। सेठी साहब ने ये फरमा दिया। मंसूर साहब को भी वो कहते हैं कि जी बना देंगे, क्योंकि वो पब्लिक की डिमांड है।
नई कोर्ट जब बनाएंगे तो नई कोर्ट के लिए भी सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब लोग मिलके बैठ के बात करेंगे। नई कोर्ट आप अकेले में खुद ब खुद तो नहीं बना सकते। और वकील उसमें शामिल है, उसमें जज पुराने शामिल है, उसमें पॉलिटिशियन शामिल है, पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, उसमें और लोगों की इनपुट चाहिए। इंटरनेशनली लोग उनको देखेंगे कि जी ये आप कर क्या रहे। वो सिटी साहब कहते हैं कि जी दुनिया के 90 मुल्कों में कोर्ट्स मौजूद है इस तरह की। अच्छा, मौजूद है, लेकिन करती क्या है वो? आज तक किसी ने देखा है कि जी उन कोर्ट्स में किसी ने हुकूमत को गिराया हो या हुकूमत को उठा के पटक दिया हो या कोई ऐसी बात की हो? वो अपने जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सप्लेन कर देती है और वो चलता रहता है मामला। इस तरह की कोर्ट यहाँ बन जाए तो बन जाए। बल्कि बेहतरीन सजेशन ये आया था कि आपके 23 जज आप बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप उसमें से टॉप के 4-5 जज जो है वो कहते हैं कि जी जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इस तरह की आएगी तो ये 5 जजों का बेंच सुनेगा, बाकी काम उनका चलता रहेगा। तो वो 5 बैठ के सुनते रहेंगे और अपना फैसला देते रहेंगे और काम। आपको ये सब करने की, अब ये सारी पावर पॉलिटिक्स है, ये अपने आप को दिखाना कि जी मैं पावर में हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ये सब अब नहीं चलेगा। ये लोगों का आप देखेंगे जब जुलूस निकलेंगे और लोग आएंगे सड़कों पे तो आपको भागना पड़ेगा और अपनी फिक्र करें कि जी आपने अगला आपका स्टेशन कहाँ पे होगा और अगला पैसे आपके कहाँ पड़े हैं और कहाँ जाएंगे। सर जो सेठी साहब है ना, जो ये जो आपने बताया है ना कि ये कह रहे हैं कि 90 मुल्कों में है, ये आपको पता है कि ये बड़े आर्टिस्ट बनते हैं सेठी साहब। ये चीजों को इसी तरीके से तमहीद बांध के ना चीजों को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं आम लोगों को बताने के लिए। और ये इनकी जो आर्टिस्ट्री है ना सर, ये पहले वर्क होती होती थी जब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया का दौर था। अब तो लोग इनका सोशल मीडिया की वजह से तिया पाचा करके एक कर रख देते हैं इनका। और एक और बात मैं तो ऐड वो करता चलूं जी, सॉरी गो ऑन सर। जी जी हाँ बता। मैं एक और बात ऐड करता चलूं, ये जो आपने बात की है ना कि यार ये अगर कंटेनर रख दें, ये शहर बंद कर दें, लोगों को जलसा गाह नहीं जाने दें, ये मुझे याद है कि आप पिछले 1-1.5 महीने से यही बात किए जा रहे हैं कि भाई बिल्कुल लोग जहां पे निकले वहीं के ऊपर अपना जलसा स्टार्ट कर दें। ये इस तरह होना चाहिए। और कल परसों से मैं सुन रहा हूँ आलिया हमजा साहिबा और अलीमा खान साहिबा ने भी सिमिलर ही बात कर रही थी वो कि अब हमने जहां पे हम जाएंगे वहीं पे जलसा होगा। तो आपकी बात उन तक देखिए, पहुंच गई है। नहीं पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जब लोग एक आदमी अपने घर से फैमिली को लेकर निकल पड़ा कि जी मैं जा रहा हूँ जलसे में, तो वो तो उसने अपनी सपोर्ट एक्सप्रेस कर दी ना। हम्म। अब उसको अगर आपने रोक दिया, ट्रैफिक जाम हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कंटेनर लग गया, तो वो खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, ठीक है इंतजार कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसकी सपोर्ट तो उधर है। और अगर वहां 1 लाख लोग पहुंच गए और 2 लाख लोग बाहर खड़े हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी जलसा छोटा है 1 लाख आए। वो 2 लाख लोग जो इंतजार कर रहे थे वो भी आपके साथ खड़े थे सर। तो हम्म। ये बेवकूफी की बात है, अपने आप को खुश करने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होगा। बहरहाल कल कल देखें सर, जलसा है, देखें क्या होता है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बड़े क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं लोग, पता क्या कर रहे हैं, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। मास्क पहन के उन्होंने माइक्रोफोन पे पकड़ा हुआ है और बाजारों में जलसे की जो है ना वो बताते फिर रहे हैं लोगों को कि आपने लाजमी निकलना है जलसों के अंदर। आम सर लोग कर आप रहे हैं ये। पूरा आप लाहौर को बंद कर दें, लाहौर के अंदर के गली मोहल्लों से निकल के 1.5-2 लाख लोग पहुंच जाएंगे 15 मिनट की वॉक करके जलसगा में। हम्म। तो आप कंटेनर लगा रहे हैं, आप कंटेनर को आप एक कंटेनर एक आदमी के लिए लगाएंगे यार, क्या करेंगे आप? किधर रह रहे हैं यार? वैसे सर नवाज शरीफ साहब क्या सोचते होंगे कि एक वक्त था लाहौर उनका गढ़ था। अब या, यास्मीन या, राशिद साहिबा जिनको इन्होंने जेल में बंद किया है, उनसे जितवाने के लिए कोई 74,000 जाली वोट डलवाया गया, फिर जाके वो उनको जीते हैं। वो क्या क्या उनकी फिर सोच क्या होगी। उनको तो 74,000 थप्पड़ रोज पड़ते होंगे यार कि जी मेरे साथ क्या अशर कर दिया इन्होंने भाई। बहरहाल, बहरहाल थैंक यू सो चलें मच सर। फॉर योर टाइम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर।